अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फास्फोडाइस्टर लिंकेज। और फास्फोडाइस्टर लिंकेज से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह आज उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मसलन जैसे फास्फोडाइस्टर लिंकेज है क्या चीज़, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि हम फास्फोडाइस्टर लिंकेज को फास्फोडाइस्टर लिंकेज कहते क्यों हैं। और उसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनता किस तरह से है। और थर्ड हम ये देखेंगे कि जब फास्फोडाइस्टर लिंकेज की मदद से बहुत से न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाते हैं और उससे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं, तो उन ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स या पॉलीन्यूक्लियोटाइड का 3 एंड और 5 एंड कौन सा है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसको इंशाल्लाह हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। और जो सब्सक्राइब का बटन है वो यहाँ पे ये जो रेड बटन है आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फास्फोडाइस्टर लिंकेज होता क्या है? फास्फोडाइस्टर लिंकेज एक्चुअली ये होता है कि जब दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अटैच होते हैं तो उन न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान एक्चुअली फास्फोडाइस्टर लिंकेज ही होता है जो एक दूसरे को अटैच करवाता है। ठीक है, और ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं इससे मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ और इस वीडियो का लिंक आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, जिसमें मैंने ये बताया था कि न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है और उनके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसको मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप लोग ये वीडियो भी लाजमी देखें। तो ये जो फास्फोडाइस्टर लिंकेज है, जैसे मैंने बताया कि ये दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान होता है। तो यहाँ पे मैं जनरली बता देता हूँ कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो यहाँ पे मैं एक न्यूक्लियोटाइड बनाता हूँ। तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट जो कंपोनेंट होता है उसको हम कहते हैं राइबोज या फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं उसको। ठीक है, ये है राइबोज या फिर ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, या इसको हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक शुगर बना रहा हूँ राइबोज या फिर ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ठीक है, और ये क्या होती है, रिंग की फॉर्म में होती है। और ये रिंग क्या होती है, 5 मेंबर रिंग होती है। 5 मेंबर रिंग इस वजह से इसको हम कहते हैं कि इसमें एक मेंबर ऑक्सीजन होता है, बाकी 4 मेंबर होते हैं कार्बन। तो यहाँ पे ये हो गया C1 यानी कि कार्बन नंबर 1 प्राइम, C2 प्राइम यानी कार्बन नंबर 2 प्राइम, और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं C3 प्राइम यानी कार्बन नंबर 3 प्राइम, और ये होता है कार्बन नंबर 4 प्राइम। और इसी तरह जो 5th होता है कार्बन, क्योंकि ये पेंटोज शुगर है तो इसमें 5 कार्बन होंगे, 4 कार्बन इस रिंग के अंदर आते हैं और जो 5वां कार्बन होता है वो इस रिंग से आउटसाइड होता है। ये हो गया C5 प्राइम। ठीक है, अब ये जो कार्बन नंबर 1 होता है इसके ऊपर क्या अटैच होती है, नाइट्रोजनस बेसिस। और नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप्स की होती हैं, प्योरीन एंड पिरामिडीज। इसको भी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि प्योरीन्स क्या होती हैं, 2 रिंग स्ट्रक्चर होती हैं, और जो पिरामिडीज होती हैं वो 1 रिंग स्ट्रक्चर होती है। तो फर्ज करें यहाँ पे एडेनिन अटैच है जो एक क्या है, प्योरीन है। तो यहाँ पे फर्ज करें एडेनिन अटैच है। इसी तरह ये जो कार्बन नंबर 5 होता है इसको होता है CH2, क्योंकि कार्बन जो है उसकी 4 वैलेंसी पूरी करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा CH2, और इसके साथ क्या अटैच होता है, एक फॉस्फेट अटैच होता है। ठीक है, तो फॉस्फेट इस तरह से कुछ अटैच होता है इसके साथ। ये एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, या फिर 3 भी हो सकते हैं। अगर एक होगा तो होगा मोनोफॉस्फेट, 2 होंगे तो वो होगा डाइफॉस्फेट, और 3 होंगे तो होगा ट्राइफॉस्फेट। जैसा कि ATP क्या होता है, ट्राइफॉस्फेट, ADP डाइफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक ही फॉस्फेट बना देता हूँ। तो ये है एक फॉस्फेट इसके साथ अटैच है। ठीक है, तो ये एक फॉस्फेट उसके साथ अटैच है। तो जैसे मैंने बताया कि ये राइबोज शुगर भी हो सकती है या फिर ये डीऑक्सीराइबोज शुगर भी हो सकती है। अगर तो ये होगी राइबोज शुगर, उसमें क्या होगा कि ये जो कार्बन नंबर 2 है इसके ऊपर होगा OH प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होगा, OH। और अगर होगी ये डीऑक्सीराइबोज शुगर, उसमें क्या होता है, यहाँ से O रिमूव हो जाता है, जस्ट क्या प्रेजेंट होता है, H प्रेजेंट होता है इस कार्बन नंबर 2 के ऊपर। और इसी तरह ये जो कार्बन नंबर 3 होता है यहाँ पे क्या होता है, OH होता है। और ये चाहे राइबोज शुगर हो या चाहे फिर डीऑक्सीराइबोज शुगर हो, उन दोनों के केस में क्या होगा, यहाँ पे OH प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनता है, तो यहाँ पे मैं एक और न्यूक्लियोटाइड बना देता हूँ। तो ये है एक और न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर मैंने बनाई हुई है, तो यहाँ पे मैं डीऑक्सीराइबोज शुगर बना देता हूँ। तो ये क्या है, एक हमारे पास एक और है, इसको थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। ये एक और है हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, ये हो गई एक और हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर।
और इसी तरह इसका जो कार्बन नंबर 1 है, अब यहाँ मैं लेबल नहीं कर रहा, आप लोगों को पता है ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 है, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह से है। तो ये जो कार्बन नंबर 1 है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे अब थायमीन अटैच है, तो यहाँ पे मैं T लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या अटैच है? थायमीन, इस कार्बन नंबर 1 के ऊपर। और बाकी जो स्ट्रक्चर होती है वो सेम होती है, इसी की तरह ही होगी कि यहाँ पे जो कार्बन नंबर 5 हो गया, ये हो गया कार्बन नंबर 5, और उसके साथ क्या अटैच होता है? फॉस्फेट अटैच होता है। तो इसको अब मैं थोड़ा ऊपर की तरफ लिख देता हूँ फॉस्फेट को, कि इस तरह से इसके साथ अटैच है कि ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, ये हो गया ठीक है, इस तरह से फॉस्फेट इसके साथ अटैच है, ठीक है। तो ये क्या है? एक अलग से एक न्यूक्लियोटाइड है। अब हमने देखना है कि इस न्यूक्लियोटाइड और इस न्यूक्लियोटाइड के दरमियान फास्फोडाइस्टर लिंकेज किस तरह से बनेगा। तो अब फास्फोडाइस्टर लिंकेज किस तरह से बनता है कि ये जो ऊपर वाले होते हैं न्यूक्लियोटाइड, उसका जो कार्बन नंबर 3 है उसके ऊपर जो OH होता है इसके दरमियान, और ये जो नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड है इसका जो कार्बन नंबर 5 है और इस 5 के ऊपर ये जो फॉस्फेट अटैच है, इसके दरमियान क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। ये क्या इसका जब इंटरेक्शन होता है तो उससे क्या बनता है? एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। तो जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा उससे क्या होता है कि यहाँ से जो है ये वाटर रिमूव हो जाएगा। किस तरह से वाटर रिमूव होगा कि यहाँ से ये जो OH है इसका और यहाँ से जो H है ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और यहाँ से H2O जो है यानी कि वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब जब ये वाटर रिमूव हो जाएगा तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ कि ये OH और H जो है ये यहाँ से क्या हो गए हैं? रिमूव हो गए हैं। अब एक नया एक बॉन्ड बन गया है, किसके दरमियान? इस फास्फोरस के दरमियान और इस ऑक्सीजन के दरमियान। तो इसको मैं इस बॉन्ड को रेड से शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह का एक बॉन्ड बन गया है। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही ईस्टर लिंकेज बना है, यानी कि ये सिर्फ ये वाला एक ईस्टर लिंकेज बना है। तो इसको हम फास्फोडाइस्टर लिंकेज क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे अगर हम फर्दर देखें तो यहाँ पे भी एक ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट है, जो कि ये देखें, ये कार्बन नंबर 5 और ये जो है ऑक्सीजन, यहाँ पे भी क्या है? एक ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट है। तो इसी वजह से इसको हम फास्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं। तो यानी कि ये जो एक ईस्टर लिंकेज बना है ये कब बनता है? जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होता है तब क्या होता है? एक ही ईस्टर लिंकेज बनता है। और ये जो ईस्टर लिंकेज होता है ये ऑलरेडी बना होता है इसके साथ, यानी कि ये कब बनेगा? जब इस राइबोज या फिर ये जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है इसके साथ जब फर्स्ट टाइम कोई फॉस्फेट अटैच होता है तो उस वक्त ये ईस्टर लिंकेज ऑलरेडी बना होता है, ठीक है। तो यानी कि ये एक हो गया ईस्टर लिंकेज और ये अभी जो बना है ईस्टर लिंकेज ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो अब टोटल कितने ईस्टर लिंकेज हो गए? 2 ईस्टर लिंकेज हो गए हैं, एक ये है और एक ये है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर लिंकेज। और फास्फो इस वजह से हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो फास्फेट है इसकी वजह से ये, यानी कि ये जो फास्फेट है इसकी मदद से ये दोनों जो न्यूक्लियोटाइड हैं एक दूसरे के साथ अटैच हैं और ये जो फास्फेट है ऊपर भी उसके ईस्टर लिंकेज है और नीचे भी उसके ईस्टर लिंकेज है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर लिंकेज। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? फास्फोडाइस्टर लिंकेज। तो हमने 2 पॉइंट क्लियर कर लिए कि फास्फोडाइस्टर लिंकेज होता क्या है और इसको हम फास्फोडाइस्टर लिंकेज कहते क्यों हैं। तो अब हम देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर फास्फोडाइस्टर लिंकेज किस तरह से बनता है। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग ने याद रखना है कि यहाँ पे अब जो नया प्रिकर्सर आएगा, यानी कि जो नया न्यूक्लियोटाइड आएगा जो इस एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड के साथ बॉन्ड बनाएगा, वो किस फॉर्म में होता है? ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में होता है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फास्फोडाइस्टर लिंकेज बन रहा होता है उसको एंजाइम जो होते हैं वो प्रोसीड करवा रहे होते हैं। मसलन कौन कौन से एंजाइम? जैसा कि डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसको बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज यूज़ हो रहा होता है, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। और इसी तरह एक और एंजाइम होता है जो कि आरएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसको बनाने में हेल्प करवा रहा होता है, उसको हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये जो 2 एंजाइम हैं ये एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं? ये कर रहे होते हैं कि जो 2 न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे होते हैं उनके दरमियान फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनवाते हैं। यानी कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये भी क्या करेगा? जो एक यहाँ पे नया न्यूक्लियोटाइड आएगा इसके दरमियान और इसके ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड है इसके दरमियान क्या बना देगा? फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनाएगा। और इसी तरह ये जो आरएनए है ये भी यही करेगा कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड है और उसके दरमियान और ये जो नया यहाँ पे प्रिकर्सर न्यूक्लियोटाइड आएगा उसके दरमियान फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनाएगा। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे अब ये जो प्रिकर्सर न्यूक्लियोटाइड आएंगे वो किस फॉर्म में होंगे? ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पे मैं एक न्यूक्लियोटाइड बना देता हूँ, ये हो गया
डी ऑक्सी राइबोज शुगर, क्योंकि यहाँ पे मैंने डी ऑक्सी राइबोज शुगर बनाई हुई है, तो ये होगी डी ऑक्सी राइबोज शुगर, ठीक है, ये उसकी रिंग हो गई। और इसकी यहाँ पे मैं नंबरिंग शो नहीं कर रहा क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कौन कौन सा कार्बन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट करें यहाँ पे जो है जो नाइट्रोजनस बेस है वो कौन सी है, थायमीन है, वो कौन सी है, थायमीन है, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया उसका 5th कार्बन, ये हो गया C5 प्राइम, और उसके साथ क्या अटैच है, ट्राईफॉस्फेट अब उसके साथ अटैच है। तो यहाँ पे मैं उसको उसके यहाँ पे ट्राईफॉस्फेट बना देता हूँ, बल्कि इसको मैं ब्लू से शो कर देता हूँ कि ये हो गया एक फॉस्फेट, ये हो गया एक फॉस्फेट, ठीक है, ये हो गया दूसरा फॉस्फेट, ठीक है, और ये हो गया तीसरा फॉस्फेट, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रिकर्सर है, ठीक है, और ये जो प्रिकर्सर होता है इसको हम जो रिप्रेजेंट करवाते हैं, क्योंकि ये डी ऑक्सी राइबोज शुगर है तो उसको हम रिप्रेजेंट करवाएंगे DNTP के साथ। DNTP मीन्स डी ऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट, यानी कि अब यहाँ पे जो प्रिकर्सर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक DNTP है, और एक्चुअली इसका नाम क्या होगा, क्योंकि इसके साथ थायमीन अटैच है तो इसको हम लिखेंगे डीऑक्सी थाइमिडाइन, डीऑक्सी थाइमिडाइन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, DTTP, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे कोई और भी प्रिकर्सर हो सकता है, मसलन जैसे अगर यहाँ पे C अटैच हो तो फिर क्या होगा, उसको हम लिखेंगे डीऑक्सी साइटिडाइन ट्राईफॉस्फेट। और इसी तरह यहाँ पे ग्वानिन भी अटैच हो सकता है तो उसको हम क्या लिखेंगे, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट। और इसी तरह यहाँ पे एडेनिन भी अटैच हो सकता है, उसको हम क्या लिखेंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। तो ये सारे प्रिकर्सर होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में यूटिलाइज होते हैं जब उन्होंने नया एक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज प्रोड्यूस करवाना होता है। तो यहाँ पे फर्ज करें ये जो है DCTP यहाँ पे आ गया है, और ये ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड है, इसके दरमियान लिंक बनना है, और इस लिंक को कौन प्रोसीड करवा रहे होते हैं, ये जो एंजाइम होते हैं DNA पॉलीमरेज। अगर DNA प्रोड्यूस हो रहा है और अगर RNA प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें क्या होगा, RNA पॉलीमरेज होगा। इस तरह एक और एंजाइम भी होता है जिसे हम कहते हैं DNA लाइगेज, वो भी क्या करता है, फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनाने में हेल्प करता है, या वो भी उसका काम क्या होता है, फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनवाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्ज करें DNA पॉलीमरेज है, वो अब किस तरह से इसका लिंक बनाएगा, तो उसमें करता यह है DNA पॉलीमरेज कि वो यहाँ पे जो नया न्यूक्लियोटाइड आ रहा होता है उसको हमेशा जो किसके साथ अटैच करवाएगा, हमेशा ये जो 3 कार्बन है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोटाइड है उसके जो 3 कार्बन के ऊपर OH है, यहाँ पे एक नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाएगा। ऐसा कभी भी नहीं करेगा कि वो जो 5 एंड है यहाँ पे जो फॉस्फेट है इसके ऊपर अटैच करवाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसी वजह से जो DNA पॉलीमरेज होते हैं वो हमेशा 3 एंड जो होता है, 3 प्राइम एंड जो होता है उसके ऊपर जो नया न्यूक्लियोटाइड है उसको अटैच करवाते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो होता है, जो नया स्ट्रैंड बनवाते हैं वो 5 to 3 डायरेक्शन में एक नया न्यूक्लियोटाइड बना रहे होते हैं DNA पॉलीमरेज। तो इसकी ये प्रॉपर्टी किस वजह से है, क्योंकि ये जो नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आ रहा है उसका हमेशा 3 एंड के ऊपर अटैच करवाते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जब नया न्यूक्लियोटाइड आएगा तो उससे ये होगा कि यहाँ पे ये जो OH है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बता रहा, जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ कि किस तरह से होगा यहाँ पे रिएक्शन। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है और ये अटैक कर देता है इसके ऊपर, ठीक है। तो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो इसको मैं इस बॉन्ड को थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ। यहाँ पे ये जो इसके दरमियान ऑक्सीजन के दरमियान था इसका, ये हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जब ये इसके ऊपर अटैक करता है तो उससे क्या होता है, यहाँ से एक बॉन्ड जो है यहाँ से अब ब्रेक हो जाता है, तो पीछे क्या रह जाता है, सिर्फ एक बॉन्ड रह जाता है। अब यहाँ से जो एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है अब वो कहाँ बन जाएगा, वो इसके दरमियान बन जाएगा, इस P के दरमियान, और यहाँ पे ये जो O है इसके दरमियान एक नया बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। एक यहाँ पे नया बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ से बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हुआ है, यहाँ पे इनके दरमियान जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया है। अब ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये जो स्ट्रक्चर एक बन गई है, ये अनस्टेबल होती है। अब फ़ौरन से अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इस ऑक्सीजन और इस P के दरमियान जो यहाँ पे जो बॉन्ड है, अब क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि ये वाला बॉन्ड जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसको मैं इस तरह से शो कर देता हूँ कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है अब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अब ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और ये जो स्ट्रक्चर है ये अलग हो जाएगी,
ठीक है। और इस तरह जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और उसके साथ साथ ये भी क्या होगा कि यहाँ से जो हाइड्रोजन है ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और जब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा होगा तो वो किसके साथ अटैच होगा, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन अलग हो गया था इसके ऊपर हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गई है इसको हम कहते हैं पायरोफॉस्फेट। इसको हम कहते हैं पायरोफॉस्फेट। ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनता है दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान, तो उससे वाटर रिमूव नहीं होता बल्कि क्या होता है, पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है। तो अब होता यह है कि ये जो P है और ये जो O है इसके दरमियान जब बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो जब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है तो दोबारा ये बॉन्ड कहाँ चला जाता है, इधर चला जाता है। और इसी तरह P और ऑक्सीजन के दरमियान अब दोबारा डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे पूरी वही स्ट्रक्चर बन गई है जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिखाई थी, यानी कि यहाँ पे एक देखें ये एक ईस्टर लिंकेज है और एक ये ईस्टर लिंकेज बन गया है। तो इसी वजह से ये कौन सा अब बॉन्ड बन गया है, फास्फोडाइस्टर लिंकेज बन गया है। इसको मैं सही तरह से यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ कि उसी तरह की ही स्ट्रक्चर होगी जैसे मैंने पहले आप लोगों को दिखाई थी कि यहाँ पे ये है ऑक्सीजन, उसका ऊपर वाला जो है डीऑक्सीराइबोस शुगर उसका ये ऑक्सीजन है, और यहाँ पे ये जो कार्बन नंबर 5 है इसके साथ अटैच है, यहाँ पे इस तरह से ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है। और उसके साथ अटैच है फॉस्फेट, और यहाँ पे डबल बॉन्ड किस है, ऑक्सीजन, जो कि दोबारा पहले ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बन गया था यहाँ पे, लेकिन दोबारा यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया है। ठीक है। और यहाँ पे एक साइड पे OH था और एक बॉन्ड वो इसके साथ बना रहा था। ठीक है। तो यहाँ पे देखें दोबारा से एक फास्फोडाइस्टर लिंकेज बन गया है, यानी कि एक ईस्टर लिंकेज ये बना है और एक ईस्टर लिंकेज ये बन गया है, और दरमियान में क्या है, फॉस्फेट है। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं फास्फोडाइस्टर लिंकेज। तो इस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो डिफरेंट एंजाइम होते हैं, DNA पॉलीमरेज और RNA पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज भी इसी तरह ही काम करेगा। उसको मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ कि यहाँ पे एक है हमारे पास राइबोस शुगर, यहाँ पे है हमारे पास राइबोस शुगर है। यहाँ पे मैं जल्दी से ड्रा कर देता हूँ इसको। ये है हमारे पास फर्स्ट के यहाँ पे यूरेसिल अटैच है। ठीक है। और यहाँ पे ये जो है, बल्कि बॉन्ड ही शो कर देता हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पे हो गया फॉस्फेट। ठीक है। एक और है यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। ये हो गया उसका कार्बन। ठीक है। और तो मैं यहाँ से शो कर देता हूँ कि ये हो गया उसका ऑक्सीजन, यहाँ पे हो गया फॉस्फेट, डबल बॉन्ड OH। ठीक है। और ये इस तरह से बॉन्ड बन जाता है। और यहाँ पे क्या होगा, जस्ट यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे H की जगह पे क्या होगा, OH होगा यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है। बाकी जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल सेम होता है, जैसे यहाँ पे DNA के अंदर फास्फोडाइस्टर लिंकेज बना है, इसका और RNA के अंदर जो फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनता है, दोनों का प्रोसेस सेम होता है। बस फ़र्क क्या होता है कि इसमें होती है डीऑक्सीराइबोस शुगर और उसमें क्या होती है, राइबोस शुगर होती है। ठीक है। अब इधर से एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि फास्फोडाइस्टर लिंकेज जो DNA में बन रहा होता है, यानी कि ये DNA में फास्फोडाइस्टर लिंकेज बना है और ये बना है RNA में फास्फोडाइस्टर लिंकेज, तो अब इनमें से स्ट्रॉन्ग किसके अंदर फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनता है? तो आप लोग खुद सोचें और मुझे बताएं कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग फास्फोडाइस्टर लिंकेज किस में होगा। तो फास्फोडाइस्टर लिंकेज जो DNA में होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू RNA। वो क्यों होता है स्ट्रॉन्ग? क्योंकि जो RNA में जो कार्बन नंबर 2 है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, OH प्रेजेंट है। तो यही इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। वो किस तरह से कि अगर हम इसको, ये जो RNA है इसको हम अल्कलाइन इन्वायरमेंट में रख देते हैं, मसलन जो अल्कलाइन इन्वायरमेंट होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको अलग से बॉन्ड शो कर देता हूँ कि इस तरह से O और H के दरमियान बॉन्ड होता है यहाँ पे। ठीक है। अलग से मैंने इसको शो कर दिया है, वही OH ही। ठीक है। अगर इसको हम अल्कलाइन इन्वायरमेंट में रख देते हैं और अल्कलाइन जो इन्वायरमेंट होता है उसमें क्या होता है, उसमें OH प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जब OH ज़्यादा होगा अल्कलाइन इन्वायरमेंट में तो OH क्या करता है, इसके ऊपर जाके अटैक कर देता है। ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है यहाँ पे जाके अटैक करेगा। तो अब क्या होगा, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है और OH जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। अब ये ऑक्सीजन जो है ये यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया है। अब ये ऑक्सीजन जो है ये बेचारा क्या हो गया है, अकेला हो गया है। अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस फॉस्फेट के ऊपर ये जाके अटैक कर देता है यहाँ पे। ठीक है। तो जब यहाँ पे अटैक करेगा तो इनके दरमियान यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा।
तो अब क्योंकि एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया है तो कहीं ना कहीं से तो बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इस ऑक्सीजन और इस फॉस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जब यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा तो अब क्या होगा, नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड अलग हो गया है और ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया है, अलग हो गया है। तो यानी कि जो RNA को हम अल्कलाइन एनवायरनमेंट में रखते हैं तो उससे क्या होता है, उसका जो फास्फोडाइस्टर लिंकेज होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। वो किस वजह से ब्रेक डाउन होता है कि अल्कलाइन एनवायरनमेंट में OH प्रेजेंट होता है और OH क्या करता है, इसके ऊपर ये जो OH है इसके ऊपर जाकर अटैक करेगा और हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा और H2O बना देगा। अब यहाँ पे बेचारा ऑक्सीजन अलग यानी अकेला रह गया था, उसने अपने जो अकेलापन है उसको तो दूर करना है। तो अब ऑक्सीजन क्या करता है, ये जो फॉस्फेट होता है उसके ऊपर जाके अटैक करवा देता है, जिससे क्या होता है कि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। और ये जो नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड होता है वो अलग हो जाता है ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड से। तो इस तरह से फास्फोडाइस्टर लिंकेज ब्रेक डाउन हो जाता है। इस तरह अगर हम DNA को रख दें अल्कलाइन एनवायरनमेंट में, यानी कि वहाँ पे अगर OH ज़्यादा है तो यहाँ पे बॉन्ड जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो कार्बन नंबर 2 है उसके ऊपर जो H है वो OH की फॉर्म में नहीं है, यानी OH नहीं है, H प्रेजेंट है। तो इसी वजह से OH जो है वो इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता और इसी वजह से ये जो बॉन्ड है ये प्रिजर्व रहता है। तो यही रीज़न होती है, मेन रीज़न होती है कि फॉसिल्स जो होते हैं यानी डेड रिमेन्स जो होते हैं उनमें DNA जो होता है वो प्रिजर्व रहता है। अगर आप लोग उसमें आप लोग फॉसिल वगैरह की स्टडी करें तो उसमें आप लोगों ने अक्सर आप लोगों ने ये स्टडी की होगी कि वहाँ पे जो फॉसिल्स होते हैं उनमें जो DNA होता है वो प्रिजर्व रहता है। तो वो जो DNA प्रिजर्व रहता है उसमें एक वजह ये भी होती है कि उसमें ये जो H होता है वो OH की फॉर्म में नहीं होता, तो इसी वजह से उसके ऊपर जो अल्कली वगैरह होती हैं वो अटैक नहीं कर सकती। तो इसी वजह से जो DNA की स्ट्रक्चर होती है वो प्रिजर्व रहती है। तो अल्लाह ताला ने ये बहुत बड़ा एक मिरेकल है वैसे देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी का जो DNA है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स और पॉलीन्यूक्लियोटाइड किस तरह से बनते हैं और उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे ऑलरेडी जो न्यूक्लियोटाइड होता है और यहाँ पे जो नया न्यूक्लियोटाइड है वो एक दूसरे के साथ फास्फोडाइस्टर लिंकेज बनाते हैं और इस तरह से क्या होता है, एक डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। और डाई न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें एक जो होता है फास्फोडाइस्टर लिंकेज होता है। ये देखें एक ही फास्फोडाइस्टर लिंकेज है, दो फास्फोडाइस्टर लिंकेज नहीं होते, ठीक है। अब ये जो डाई न्यूक्लियोटाइड बन गया है, इसी तरह एक और आएगी राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर, यानी कि ये जो DNA है इसमें क्या आएगा, एक और न्यूक्लियोटाइड आएगा। इस तरह से यहाँ पे मैं न्यूक्लियोटाइड बना देता हूँ एक और, ठीक है। एक और न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आएगा, उसका भी वही प्रोसेस होगा। यहाँ पे फर्ज करें यहाँ पे है थायमीन, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ब्लू से शो कर देता हूँ कि फर्ज करें ये क्या है, यहाँ पे थायमीन है, ठीक है। और यहाँ पे जो फास्फेट है वही मैकेनिज्म होगा जैसे रिएक्शन हुआ था। यहाँ पे जो कार्बन नंबर 5 है, यहाँ पे मैं 5 नहीं लिख रहा कार्बन को, यहाँ पे क्या होगा, जस्ट यहाँ पे ऑक्सीजन लिख रहा हूँ, यहाँ पे फॉस्फेट लिख रहा हूँ और यहाँ पे ऑक्सीजन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से एक फास्फोडाइस्टर लिंकेज बन गया है उनके दरमियान। प्रोसीजर सारा वही होगा। अब यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे और एक इसके साथ लिंक होते जाएंगे। मसलन जैसे यहाँ पे एक नया न्यूक्लियोटाइड आएगा तो वो 3 एंड के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे जो नया न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा उसके 3 एंड पे एक और न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होगा। तो इस तरह से एक पूरी चेन बनती जाएगी। और जब 50 न्यूक्लियोटाइड तक बन जाएंगी एक चेन तो उसको हम कहते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। 50 या उससे कम जो न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है उसको हम कहते हैं ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। और जब 50 से ऊपर चले जाती है न्यूक्लियोटाइड की चेन, मसलन जैसे 100, 200, 300 की न्यूक्लियोटाइड की जो चेन होगी उसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है हमें कैसे पता चलेगा कि इसका 3 प्राइम एंड कौन सा है और 5 प्राइम एंड कौन सा है। तो उसमें सबसे सिंपल और इजी मेथड ये होता है, उसमें हम ये देखते हैं कि सबसे जो लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड है ऊपर और सबसे नीचे वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो हम देखते हैं कि जो किसी फर्दर न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच नहीं है। तो जैसे यहाँ पे देखें ये सबसे ऊपर वाला न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा कार्बन ऊपर है, कार्बन नंबर 5 है। तो ये इसकी कौन सी एंड है, ये है उसकी, यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे एक चेन बना दूँ यानी इस तरह की एक चेन है तो इस चेन का ये कौन सा एंड है, ये है 5 प्राइम एंड। और यहाँ पे इधर से हम देखेंगे कि सबसे लास्ट वाला न्यूक्लियोटाइड कौन सा है और उसकी हम देखेंगे एंड यानी कि कार्बन नंबर 5 और 3 को देखेंगे। और यहाँ पे जो होगा सबसे नीचे जो होगा उसका जो होगा कार्बन नंबर 3 जो होगा वो किसी के साथ अटैच नहीं होगा, तो ये होगी उसकी 3 एंड। तो इसको मैं 3 प्राइम यहाँ से शो कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा 5 प्राइम एंड और ये क्या होगा 3 प्राइम एंड।
और आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि डीएनए का क्या होता है, एक होता है बैकबोन, ठीक है, ये होता है बैकबोन डीएनए का, और साइडों पे क्या होता है, यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं उसके, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, इस तरह से ये होती हैं नाइट्रोजनस बेसिस। जैसे यहाँ पे देखिए एडेनिन है, साइटोसिन है और थायमिन है, ये साइडों पे है, ठीक है। तो ये जो डीएनए की बैकबोन होती है, यानी कि ये वाली बैकबोन और ये वाली बैकबोन, और साइडों पे जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, ये जो बैकबोन होती हैं वो एक्चुअली क्या होती हैं, ये जो होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट जो होती हैं, ये मिलके क्या बनाते हैं, जो डीएनए की बैकबोन होती है उसको बनाते हैं। और ये जो बैकबोन होती है ये कौन से बॉन्ड के साथ मेंटेन रहती है, ये एक्चुअली ये जो फास्फोडाइस्टर लिंकेज है इसकी मदद से ये मेंटेन रहती है बैकबोन, ठीक है। और ये जो डीएनए की बैकबोन होती है ये क्या होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, ये क्या होती है, हाइड्रोफिलिक। और इसकी ये जो हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी होती है वो किस वजह से होती है, ये मोस्टली इसमें जो फास्फेट ग्रुप होता है इसकी वजह से इसकी ये हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी होती है। और इसके अंदर जो होती है नाइट्रोजनस बेसिस, उसकी वजह से क्या होती है, इसके इनसाइड जो पोर्शन होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक होता है। इसको इंशाल्लाह मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में जब हम वाटसन और क्रिक मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो डीएनए की बैकबोन होती है उसको बनाने में फास्फोडाइस्टर जो लिंकेज होता है उसका ही अहम रोल होता है, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया कि 5 एंड कौन सा होगा और 3 एंड कौन सा होगा। अब लास्ट में हम ये देखते हैं कि जो ये एक हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड या ओलिगोन्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस हमारे पास आ गया है, तो इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। मसलन जैसे डीएनए का एक जो स्ट्रैंड होता है, मसलन ये वाला एक स्ट्रैंड है, ये वाला एक स्ट्रैंड है, इसके ऊपर फर्द कुछ हैं यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हैं, और इस न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड या किस तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो उसमें सबसे जो फर्स्ट रूल होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम इस तरह से शो करते हैं कि यहाँ पे हम लिख देते हैं जो गया कार्बन नंबर 5C5 लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं फास्फेट, ठीक है। और यहाँ पे जो भी है उसके यहाँ पे फर्ज करें जैसे ये एडेनिन अटैच था तो यहाँ पे हम लिख देंगे A, ठीक है। ये हो गया एक जो न्यूक्लियोटाइड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक और हम बना देते हैं इस तरह से एक स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे हो गया फास्फेट। अब ये जो है ये फास्फोडाइस्टर लिंकेज को शो कर रहा है, ये हो गया कार्बन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, कार्बन नंबर 5 है, ये जो ये जो जगह है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या था, यहाँ पे दूसरा था साइटोसिन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइटोसिन, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो आएगा उसको हम इस तरह से लिख देंगे कि ये हो गया अलग से, ये हो गया यहाँ पे फास्फेट, और यहाँ पे क्या था, थायमिन था, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते जाएंगे। तो हमेशा हम क्या करते हैं कि जो 5 एंड होता है उसको हमेशा हम राइट पे लिखते हैं, सॉरी लेफ्ट पे लिखते हैं उसको हमेशा, ठीक है। और जो 3 एंड होता है यानी कि ये वाला जो है ये 3 एंड है, ठीक है। और 3 एंड को हमेशा हम क्या किस साइड पे लिखते हैं, राइट साइड पे लिखते हैं। यानी कि जो 5 एंड होगा उसको हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और जो 3 एंड होगा उसको हम राइट साइड पे लिखेंगे। इस तरह एक और मेथड भी होता है जिसकी मदद से हम ये जो सीक्वेंस होता है डीएनए का, एक स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस होता है उसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। मसलन उसमें हम क्या करते हैं कि एक साइड पे हम इधर बना देते हैं P, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट में जैसे ये है एडेनिन तो इसको हम ए बड़ा यहाँ पे लिख देंगे, फिर एक यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे, और दूसरे नंबर पे क्या है साइटोसिन, और तीसरे नंबर पे क्या है थायमिन, ठीक है। और इस तरह अगर फर्ज पे यहाँ से आगे था गुआनिन, यहाँ पे फिर था थायमिन, इस तरह यानी कि पूरी चेन थी। इस तरह यहाँ पे साइटोसिन था, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे OH, यहाँ पे हम OH लिख देंगे। तो अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है ये 5 प्राइम एंड है और ये क्या है 3 प्राइम एंड है। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, ये जो डीएनए का सीक्वेंस होता है उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। एक और मेथड भी है जिसकी मदद से हम रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जस्ट हम यहाँ पे स्मॉल p लिख देते हैं और बाकी जो होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस उसको हम लिख देते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे क्या अटैच है साइटोसिन, यहाँ पे है थायमिन, और इस तरह यहाँ पे क्या था गुआनिन, यहाँ पे थायमिन, यहाँ पे साइटोसिन, और लास्ट में हम कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट में P था तो इससे हमें पता चल गया कि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है सीक्वेंस। और हमेशा हमें जैसे हमें पता है कि हम 5 जो एंड होता है वो राइट साइड पे लिखते हैं एक स्टैंड का, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये 5 प्राइम एंड है और ये क्या है
3 प्राइम एंड है, ठीक है। और अगर ये P हम ना भी लिखें फिर भी हमें पता चल जाएगा, अगर ये सिंगल स्ट्रैंड होगा तो उसमें हम यही कंसिडर करेंगे, अगर सिंगल स्ट्रैंड है DNA का और उसका ये इस तरह से लिखा हुआ है तो उसको हम यही कंसिडर करेंगे कि ये उसका होगा 5 प्राइम एंड और ये होगा उसका 3 प्राइम एंड। तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। और इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी कंसर्न हो, कोई भी आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।